आज फिर से 9 अगस्त और आज फिर से मेरा बर्थडे 28वां बर्थडे 28 दिवाली मैंने देख ली। और अभी तक की ज़िंदगी बहुत कमाल की रही है, बहुत अप एंड डाउन्स, वो सब कुछ देख लिया जिसको लोग बुरा भी कहते हैं, जिसको लोग अच्छा भी कहते हैं। और आज की इस बर्थडे के ऊपर जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो इतनी ज़्यादा अजीब, मतलब कि मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना मैं सारी स्टोरीज लिखता हूँ पहले और फिर आपके सामने रखता हूँ। इस स्टोरी को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सारी मेरे माइंड में है। और जब आप इस पूरी स्टोरी को देखेंगे तो अनटिल एंड अनलेस आपने इस स्टोरी को कभी सुना हो तो ही आप इसकी एंडिंग को गैस कर पाएंगे, वरना ये चीज़ गैस करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे। बट इस बर्थडे के ऊपर मेरा प्लान तो यही था कि मैं एक हॉरर स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँ, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी स्क्रिप्ट जो थी वो अभी तक तैयार नहीं हुई। और जैसे वो तैयार होगी मे बी नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट बहुत जल्दी एक बहुत ही कमाल की हॉरर स्टोरी आपके सामने आने वाली है। और दूसरी बात, मुझे आज भी याद है कि तकरीबन 10 सालों पहले, यानी कि जब मैं 18 का होने वाला था, 18 का पूरा नहीं हुआ था, उस टाइम पर मैंने इस चैनल को शुरू किया था। और अभी तक की जर्नी बहुत कमाल की रही है, बहुत मज़ेदार। सच में यार, आप सभी मेरे अपने हो। इन 10 सालों के अंदर मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना, आपसे बातें करना, ये सच में मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बर्थडे के ऊपर मुझे एक नई शर्ट मिली है और मैं बहुत खुश हूँ इस शर्ट को पहन के। सो आप मुझे बताइएगा कि इस शर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे। बट उससे पहले आप इस लाइक बटन के साथ मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसके साथ केक काट कर या फिर इसको दबाकर सब्सक्राइब बटन को भी मिठाई खिला दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अमेजिंग कमाल की स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओरेगन स्टेट में जाना पड़ेगा। और टाइम था जनवरी 2017 का, जब यहीं पर बने हुए एक घर के अंदर 26 साल का विलियम मार्ग्रोव अपने टॉप फ्लोर पर बने हुए कमरे के अंदर चक्कर लगा रहा था। इधर उधर वो बहुत ही ज़्यादा एंशियसली घूम रहा था। और उसके ही बगल में बेड के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। असल में उस लड़की को पता था कि विलियम मार्ग्रोव उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन विलियम मार्ग्रोव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको फेस टू फेस बोल पाए। असल में जिस कमरे के अंदर अभी ये दोनों मौजूद थे, लड़की उस बेड के ऊपर बैठी हुई थी और विलियम उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। ये कमरा भी बहुत ज्यादा गंदा सा था, इसमें फर्श के ऊपर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था और ये छोटा सा कमरा देखकर ही लग रहा था कि ये कोई ठीक सी जगह नहीं है किसी भी लड़की को प्रपोज करने के लिए। बट विलियम मार्ग्रोव को पता था कि अगर वो अभी इस लड़की को नहीं बोलेगा या फिर अपनी मन की बात इस लड़की के आगे नहीं रखेगा तो शायद हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, क्योंकि ये लड़की कुछ ही घंटों बाद यहाँ से उड़कर सीधा रशिया जाने वाली थी अपने खुद के घर। तो ये मौका विलियम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो सामने से टोक दे या फिर लड़की सामने से बोल दे, ऐसा भी वो लड़की कुछ सोच नहीं रही। और अगर देर हो गई तो हो सकता है वो कभी इससे दोबारा ना मिल पाए। ये विलियम असल में एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी नौकरी आसपास के एक मैकेनिकल स्टोर के अंदर कर रहा था, बहुत ही थोड़ा सा पैसा उसको मिलता और उसने अपने बारे में सारा कुछ इस लड़की को बता भी रखा था। विलियम के ना ही कुछ खास दोस्त जिनके साथ उसने कभी अपनी जिंदगी का समय बिताया हो, बस उसने अपनी एक छोटी सी नौकरी पकड़ रखी थी इस घर के अंदर किराए के ऊपर। वो इस कमरे में रह रहा था, खुद का भी उसके पास कोई घर नहीं। और जैसे ही वो अपनी नौकरी से वापस अपने घर पर आता, अपने कमरे में आता, तो उसका काम बस यही था कि अपना टीवी ऑन करके सारा दिन मूवीज देखना। ये साइंस फिक्शनल मूवीज जो होती हैं, रियलिटी से हटकर, ये जो सुपर पावर्स वाली मूवीज वगैरह, एलियन से रिलेटेड मूवीज, इसके अलावा जो मैजिक से रिलेटेड जो हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी वो सारी इस विलियम ने देखकर निपटा दी थी। इन मूवीज को देखने का विलियम को बहुत ज्यादा शौक, और जब ये कोई भी मूवी कंप्लीट करता तो अपने घर से बाहर निकलकर जो पीछे उसके घर के जंगल था, उस जंगल के अंदर जाकर उसके अंदर घूमता रहता आधी आधी रात के टाइम पर। और ऐसा वो प्रिटेंड करता कि जो उसने मूवी अभी देखी है वो उस मूवी का असल हीरो है, उसने ही ये मूवी के अंदर काम किया है और ये चीज़ जो भी हो रही है मूवी के अंदर ये असल है। और जैसे वो इन ख्यालों से बाहर आता उसको पता लगता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल रियलिटी यही है कि वो बहुत ही छोटी सी नौकरी करता है, उसके पास खुद का कोई घर नहीं है, एक छोटे से कमरे के अंदर वो किराए पर रहता है, उसका ना कोई दोस्त, वो बस अपना टाइम पास इन मूवीज को देखकर कर रहा था। लेकिन विलियम के माइंड के अंदर ऐसा कुछ पनप चुका था कि कभी ना कभी उसकी मूवीज वाली रियलिटी सच साबित होगी और वो कभी ना कभी इस दुनिया के बहुत काम आएगा। कभी इस दुनिया के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आया तो वो उसको बचाएगा। लेकिन उसको
रियलिटी ये पता थी कि अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने अपने लिए पार्टनर ढूंढने शुरू किए। लेकिन इस छोटी सी नौकरी की वजह से उसको कुछ ढंग के रिश्ते नहीं मिल पाए, इसलिए उसने इंटरनेशनल डेटिंग वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट बनाए। कई अलग अलग वेबसाइट्स उसने ज्वाइन करी और इन्हीं एक वेबसाइट के ऊपर उसको 25 साल की एना रेपकिना नाम की ये लड़की मिल चुकी थी। ये लड़की असल में रशिया से, और जैसे इन दोनों का मैच आपस में हुआ, इन दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। जल्दी ये बातें उनकी गहरी होती गई। आपस में जो इनकी चैट्स चल रही थी वो बहुत ज़्यादा गर्म होती गई, और इतनी गर्म कि इन दोनों ने मिलने का प्लान भी किया। इनफैक्ट एना रेपकिना ने खुद से कहा विलियम को कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हारे पास रशिया से उड़कर अमेरिका आ जाती हूँ और तुमसे मिलने के लिए। और जनवरी 2017 में जिस दिन सुबह सुबह विलियम अपने कमरे के अंदर वो चक्कर मार रहा था, बहुत ही नर्वसली, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, और उसके बेड पर एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एना रेपकिना ही थी, जो कि रशिया से उड़कर स्पेशल अपने इस पार्टनर से मिलने के लिए अमेरिका पहुंची थी। लेकिन आज उसकी फ्लाइट थी, आज उसको वापस अपने रशिया घर जाना था। लेकिन इन दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। विलियम को अंदर अपने पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर वो एना के सामने अपना प्रपोजल रखता है तो एना उसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, और इनफैक्ट एना भी यही चाह रही है कि विलियम उसको प्रपोज करे और वो जल्दी से जल्दी हाँ करे। असल में एना भी कुछ ना कुछ इस विलियम मार्ग्रोव के जैसे ही, इसके भी थॉट्स कुछ ऐसे ही थे कि इस दुनिया के अंदर, सिर्फ उसके देश में ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के अंदर उसके लिए कोई ना कोई सोलमेट बना हुआ है, बस वो उसको ढूंढ नहीं पा रही। इनफैक्ट पहले भी कई सारे रिलेशनशिप रशिया के अंदर ही एना रेपकिना के रह चुके थे, लेकिन उन सभी के साथ टूट जाने के बाद एना रेपकिना फाइनली मान चुकी थी कि अब उसको सिर्फ अपना सोलमेट चाहिए, और वो उसी की तलाश में लग गई। उसी की तलाश के चलते उसने अपना वो वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाया और इसी वेबसाइट के थ्रू वो विलियम मार्ग्रोव से मिली। लेकिन फाइनली अपनी सारी हिम्मत जुटाकर विलियम तुरंत एना रेपकिना की तरफ घूमा, उसके पास गया। अब एना रेपकिना उस टाइम पर अपने घुटनों के ऊपर रखकर एक बुक पढ़ रही थी। उसने एना रेपकिना के कंधे के ऊपर हाथ रखा और खुद नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पीछे वाली जेब से उसने एक छोटा सा डब्बा निकाला, छोटी सी एक डब्बी, और उस डब्बी को खोलकर वो एना रेपकिना की आंखों के अंदर आंखें डालकर देख रहा था। अब एना रेपकिना ने जैसे ही अपना मुंह उठाकर विलियम की तरफ देखा तो एक बार तो एना को भी समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जैसे उसने उसके हाथ में वो ज्वेलरी बॉक्स देखा, वो समझ चुकी थी कि यहाँ क्या होने वाला है। विलियम ने अपने दूसरे हाथ से उस ज्वेलरी बॉक्स में से रिंग निकाली और एना का हाथ मांगने लगा। एना उस टाइम पर लिटरली वो रोने लग गई। उसके खुशी के आंसू वो साफ फील कर पा रहा था विलियम मार्ग्रोव उस टाइम पर। और सिंपली वर्ड्स के अंदर विलियम ने एना से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रोते रोते उन्हीं खुशी के आंसुओं के साथ एना ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल मैं करूंगी। और तुरंत विलियम ने उंगली पकड़कर एना की उसकी उसी उंगली के अंदर वो रिंग डाल दी थी। रिंग पहनाते ही दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइटली हग किया। कुछ देर तक इन्होंने एक दूसरे को चिपका के रखा, और फाइनली अब विलियम ने समझाया एना को कि देखिए हमारी एंगेजमेंट तो हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि आज तुम्हारी फ्लाइट है और तुम्हें रशिया वापस जाना है, इसलिए तुम रशिया वापस जाओ और तुम्हारा जितना भी वहाँ पर काम पेंडिंग है वो सारा निपटा दो। अपने फैमिली वालों को बता दो कि तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल चुका है, और जितने भी तुम्हारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर्क है उसको वहाँ पर कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी वापस रशिया आओ। दोपहर होते होते विलियम एना को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गया, और वहाँ से एना वापस उड़कर रशिया जा चुकी थी, और वहाँ जाकर उसने अपने वही जो काम उसको बताए गए थे वो निपटाने शुरू कर दिए। इसके तकरीबन 2 महीने बाद मार्च 2017 में एना के जितने भी काम पेंडिंग थे रशिया के अंदर वो सारे उसने निपटाए, और अपना पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर्क करके वापस उसने रशिया से फ्लाइट पकड़ी और दोबारा से ओरेगन के इसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हो चुकी थी। जैसे ही प्लेन से बाहर आई, बैगेज क्लेम करने के लिए वो बेल्ट पर गई। बेल्ट से अपना बैगेज उठाकर जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकली, सामने उसको विलियम खड़ा हुआ दिखाई दिया। तुरंत भागकर एना विलियम के पास गई, उसको जोर से हग कर लिया। विलियम ने भी एना को अपने से चिपका कर रखा। तुरंत उसका बैग उठाया, जो गाड़ी विलियम लेकर आया था उसकी डिग्गी खोलकर बैग अंदर रख के एना को अपने साइड में बैठाकर विलियम इस गाड़ी को लेकर वापस अपने घर जा चुका था। दोनों इस गाड़ी से बाहर निकले, डिग्गी खोली इस विलियम ने, और जो सूटकेस एना अपने साथ लेकर आई थी उस सूटकेस को बाहर निकालकर डिग्गी बंद करके ये दोनों इस घर के मेन गेट पर गए और दरवाजा नॉक किया। जैसे ही इस घर की मालकिन ने अपने घर का दरवाजा खोला, असल में मालकिन 34 साल की मिशेल, जैसे ये दरवाजा खोला, मिशेल सामने देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके इन दोनों की तरफ देखने लगी। वो 3-4 स्टेप पीछे की तरफ हुई और ये दोनों भी अब इस घर के अंदर आ चुके थे। लेकिन एना रेपकिना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये घर की मालकिन उसको ऐसे कैसे देख रही है। असल में मिशेल अपने पति के साथ इसी घर में रहा करती थी। ये दोनों इस घर के मालिक, और इन्होंने ही मिलकर इस
विलियम मार्ग्रो को ऊपर वाला कमरा रेंट पर दे रखा था। एना भी पहले से मिशेल को जानती थी, क्योंकि जब पहली बार एना यहाँ मिलने के लिए आई थी जनवरी के अंदर, उस टाइम पर विलियम ने मिशेल से एना को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इसलिए जैसे ये दोनों अंदर घुसे, एना ने मिशेल को हाय बोला, बट मिशेल ने एना को सिरे से इग्नोर किया, उसका कोई हाय का रिप्लाई नहीं दिया। और इनफैक्ट एना को इग्नोर करते हुए मिशेल का ध्यान पूरा विलियम की तरफ था, और विलियम की तरफ देखकर उसने वही बहुत ही गुस्से भरी निगाहों में कहा कि विलियम, मुझे तुमसे बात करनी है। अब इससे पहले कि विलियम कुछ बोल पाता कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, क्यों बात करनी है, उतने में ही मिशेल ने विलियम का हाथ पकड़ा, उसको अपने साथ अंदर की तरफ ले गई, जबकि एना अपने सूटकेस के साथ घर के मेन डोर पर ही खड़ी थी। बट जिस टाइम पर विलियम जा रहा था मिशेल के साथ, उस टाइम पर विलियम ने पीछे घूमकर एना को कहा कि एक काम करो एना, तुम अपना सूटकेस लेकर अपने ऊपर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ काम निपटा कर। एना ने अपना सूटकेस उठाया और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले कमरे में गई। वहां जाकर बैठ चुकी थी, लेकिन उसको अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ इतनी दूर से इनके घर में आई हूँ यहाँ अपने पार्टनर से मिलने के लिए, और इसकी घर की मालकिन इतनी ज़्यादा खड़ूस है कि उसने मेरे हाय का रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने उसको विश किया था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत अजीब था। बट तब एना को बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाहटों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा क्लियर कट साफ था कि नीचे मिशेल और विलियम आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख और चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे, क्या पॉइंट था, वो चीज़ एना को समझ नहीं आ रही थी। कुछ मिनटों बाद विलियम और मिशेल दोनों शांत हुए, बिल्कुल साइलेंट हो चुका था घर, और तकरीबन 1.5-2 मिनटों बाद एना वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। विलियम अंदर एंटर हुआ, उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, बट उसका मुंह लटका हुआ था और क्लियरली दिख रहा था कि उसका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो खुद गुस्से में है, और देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा है। बट एना उससे आई कांटेक्ट बनाना चाह रही थी, लेकिन विलियम बेचारा मुंह लटका कर नीचे, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो एना को बताए तो बताए क्या। बट फिर भी एना ने विलियम से पूछा कि हे विलियम, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ, वो मिशेल तुमको इस तरीके से खींच कर क्यों लेकर गई। बट विलियम ने बताना शुरू किया कि अभी अभी मिशेल और उसके हस्बैंड ने हमें कह दिया कि हमें घर खाली करना पड़ेगा, उनका ये कमरा यहाँ खाली करना पड़ेगा। और जैसी ये बात एना ने सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी रशिया से उड़कर यहाँ आई है अपने पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए। बट आने के साथ ही उसका बजाय वेलकम होने के, बजाय कोई खुशी मिलने के, उसके होने वाले पार्टनर को घर खाली करने के लिए बोल दिया गया। अब आप सोच ही सकते हैं कि उस टाइम पर एना को क्या फील हो रहा होगा। बट बजाय अपनी उदासी विलियम को दिखाने के, एना ने खुद को शांत किया, और क्लियरली उसको दिख रहा था कि विलियम खुद इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने विलियम का हाथ पकड़ा और उसको समझाने लगी, कोई बात नहीं, हम ये घर खाली कर देते हैं, किराया देना है कहीं और दे देंगे, कहीं और जाकर रह लेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, सामान वगैरह शिफ्ट करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे दोनों मिलके। तभी एना ने विलियम से पूछा कि ये बात तो बताओ कि आखिर हमें घर खाली क्यों करना पड़ा, एकदम से उन्होंने हमको क्यों बोल दिया ऐसे घर खाली करने के लिए। तब विलियम ने बहुत ही नर्वसली एना को समझाना शुरू किया कि देखिए, मैंने आपको एक बात नहीं बताई अभी तक कि इस मिशेल का मेरे ऊपर क्रश है, मतलब कि इस मिशेल का विलियम के ऊपर क्रश है, और इसने ये बात काफ़ी बार विलियम को बताई थी। बट जब इस मिशेल ने एना को यहाँ देखा कि अब ये दोनों तो अपना ताम झाम लेकर इस घर के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, तब ये मिशेल बहुत ज़्यादा जेलस हो गई इस एना की वजह से, और इसी वजह से इस मिशेल ने मुझे घर खाली करने के लिए बोल दिया। बट एना ने पूछा कि मिशेल तो मैरिड है और वो तुमसे बड़ी भी है, उसका पति भी यहाँ रहता है, तो ये क्रश वाला सिस्टम ये कैसे पॉसिबल है। तब विलियम ने बताया कि हाँ, वो मैरिड है, उसका पति भी नीचे रहता है, लेकिन उसने कई बार ये चीज़ मेरे आगे कन्फेस करी है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन हमेशा मैं उसकी इन बातों को इग्नोर करता हुआ आया हूँ। लेकिन आज जब उसने तुमको मेरे साथ देखा तो उसको और ज़्यादा जेलसी हुई, इतनी ज़्यादा जेलसी कि वो अब मुझे इस घर के अंदर नहीं रखना चाहती। तब एना ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए भी बुरा लग रहा है, मुझे उस मिशेल के लिए भी बुरा लग रहा है। बेशक यहाँ पर एना को मिशेल के लिए गुस्सा आना चाहिए था कि वो उसके होने वाले पार्टनर के साथ ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यहाँ बेचारी एना को बहुत ही बुरा सा लग रहा था मिशेल के लिए, क्योंकि अगर उसको विलियम पसंद था और वो उसको नहीं मिला तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा होगा उसको। खैर, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ही विलियम और एना ने मिलकर पास ही के दूसरे कॉलोनी के अंदर एक अच्छा सा घर देख लिया, 2 रूम सेट देख लिया उन्होंने, और ये जल्दी ही अपना सारा तामझाम यहाँ से सारा सामान उठाकर झोलों में भरकर उस नए घर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ आते ही ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। दोनों छोटे मोटे ट्रिप्स लगाने के लिए आसपास के शहरों में जाते। विलियम अमेरिका के बारे में एना को सब कुछ बताना चाह रहा था, उसको यहाँ की सारी जगह दिखाना चाह रहा था। 25 मार्च 2017 का दिन आ चुका था और ये दिन विलियम और एना के लिए सच में बहुत स्पेशल होने वाला था। क्योंकि इस दिन
विलियम ने अपनी शादी प्लान की थी एना से और ये दोनों आज के दिन अब शादी करने वाले थे। दोनों एक फाइनली लीगल कपल बनने वाले थे और सुबह उठते ही दोनों ने अपनी ड्रेसेस तैयार करनी शुरू कर दी। एना जो कि 3 दिन पहले जाकर पास ही के मॉल से एक बहुत ही सुंदर सी ब्राइडल ड्रेस लेकर आई थी, वो इस ड्रेस को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कि उसने इसको पैक करके वापस अलमीरा में भी नहीं रखा। 3 दिनों से वो अपने बेड के आगे इसको टांग कर इसको देखती रहती कि कब इसको पहनने का मौका मिलेगा। और फाइनली अब ये 25 मार्च का दिन था जब एना इस ड्रेस को पहनने वाली थी। जल्दी एना ने नहा धोकर तैयार होकर इस ड्रेस को वेयर किया और दूसरी तरफ विलियम वो भी अपना कोट पैंट पहन के रेडी हो चुका था। जल्दी ये दोनों अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर, मिठाई वगैरह लेकर गाड़ी में बैठे। पास ही में मौजूद जो बीच था वो उस बीच के किनारे पर गए और वहां जाकर वेट करने लगे। असल में यहाँ पर ये लोग एक ऑफिशिएंट का वेट करने वाले थे। अब जैसे यहाँ हमारे किसी को शादी करनी हो तो वो मंदिर में कर लेता है या फिर जिस भी तरीके से कोर्ट में कर लेता है, लेकिन अमेरिका के अंदर अगर ऐसी किसी कपल को शादी करनी हो तो वो किसी ऑफिशिएंट को देखते हैं। यानी कि ऑफिशिएंट वहाँ का कोई अधिकारी ही होता है जो इस तरीके की लव मैरिज वगैरह करवाता है, परफॉर्म करता है। सो ये लोग भी वहाँ खड़े होकर बीच पर ऑफिशिएंट का वेट कर रहे थे, जबकि विल ने अपने 2 खास दोस्त, एक कपल था उसको भी यहाँ इनवाइट किया था, जो कि अभी अभी रिसेंटली उनका इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद ये दोस्त बने थे। तो एक कपल भी यहाँ पर मौजूद था और ये चारों मिलकर अब ऑफिशिएंट का वेट करने लगे। जब एना उस दूसरे कपल से बातें कर रही थी तब एना का मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था और जैसे एना का ध्यान बार बार उस मोबाइल की तरफ जाता तो वो सामने खड़ा हुआ कपल, उनको भी लग रहा था कि कुछ तो है जो बार बार एना के मोबाइल पर आया जा रहा है, कोई कॉल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। इसलिए उस कपल ने कह दिया कि एना, तुम्हारे मोबाइल पर जो भी आ रहा है, अगर तुमको किसी से बात करनी हो तो प्लीज आप पहले कर लो, हम आराम से बाद में बातें कर लेंगे, अपने पास तो टाइम ही टाइम है। तब एना ने अपने मोबाइल का लॉक खोला और उसमें एक ऐप, फेसबुक ऐप खोली और उसके ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए थे। जी हाँ, ये नोटिफिकेशंस कुछ और नहीं बल्कि मैसेजेस थे मिशेल की तरफ से, जो कि मिशेल पिछले कई हफ्तों से, जब से ये एना और विलियम नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे, उस दिन से ये मिशेल अपने घर में रहते हुए ना सिर्फ विलियम को बल्कि एना को भी बहुत ही डेडली थ्रेट्स दे रही थी। वो बार बार एना को यही बोलती कि अगर विलियम मेरा नहीं हुआ तो वो तेरा भी नहीं होने देगी, वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगी, तुमको बर्बाद करके रख देगी, तुम्हारी जान ले लेगी। ऐसे ऐसे थ्रेट्स बेचारी एना और विलियम को मिल रहे थे। इसलिए विलियम और एना दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान इन मैसेजेस से, जो कि बार बार मिशेल की तरफ से आ रहे थे। दोनों ने इग्नोर भी किया कि कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए, बाद में इसको देखेंगे। बट इस टाइम पर बीच पर खड़े होकर एना ने जब दोबारा से अपने मोबाइल में मिशेल के वो मैसेजेस पढ़े तो वही पुरानी धमकियां वो दे रही थी। लेकिन एना के माइंड में बस यही था कि किसी तरीके से बस शादी हो जाए। यहाँ इस बीच पर वो अकेले थे अपने 2 दोस्तों के साथ। यहाँ कोई मिशेल नहीं, जल्दी से जल्दी ऑफिशिएंट आ जाएगा और वो हमारी शादी करवा देगा, सब कुछ शांति से निपट जाएगा, बाद में इस भसड़ को देखेंगे। लेकिन तभी एना का ध्यान दूर खड़े अपने होने वाले पति यानी कि विलियम की तरफ गया, जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और देखकर ही लग रहा था कि विलियम बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। और तकरीबन 2-2.5 मिनटों बाद विलियम चलता हुआ अपना फ़ोन काट कर वापस एना के पास आया, अपना मुंह लटका कर। और एना पूछने लगी कि विलियम, वो ऑफिशिएंट अभी तक नहीं आया जिसको हमारी शादी करवानी थी। लेकिन विलियम ने अपना मुंह लटका कर कहा कि यार, जिस ऑफिशिएंट ने हमारी शादी करवानी थी वो आज कहीं और बिजी है और आज वो नहीं आ सकता। विलियम का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था। ऑब्वियसली इस टाइम पर एना को भी बहुत बुरा लगा, साथ में खड़े उनके वो कपल दोस्त, उनको भी बहुत बुरा लगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, जब तक ऑफिशिएंट यहाँ नहीं आएगा तब तक ये शादी होगी ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। अब कर भी क्या सकते हैं। एना ने विलियम को समझाया कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, इतने दिन वेट किया है, थोड़ा और वेट सही, जब वो ऑफिशिएंट आ जाएगा उससे एक नई डेट ले लो, तब हम दोबारा से तैयार होकर इसी बीच पर मिलेंगे और शादी करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिसके बाद वो कपल दोस्त विल के वो वहाँ से उनको गुड बाय करके जा चुके थे, जबकि विलियम और एना दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो भी यहाँ बीच पर पैदल चलते हुए अपनी गाड़ी तक गए और अपनी गाड़ी से सीधा घर की तरफ निकल चुके थे। बट घर जाते जाते रास्ते में ये एक मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के ऊपर रुके। इस रेस्टोरेंट से इन लोगों ने थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह लिया और ये सारा कुछ लेकर वापस दोबारा से गाड़ी में बैठे और यहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में इन लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया, हंसी मजाक कर रहे थे कि देखो कितनी गंदी किस्मत है हमारी, इतना वेट करने के बाद मुश्किल से तो ये दिन आया था और आज उस ऑफिशिएंट को कहीं और जाना पड़ गया। अगर वो आज आ जाता तो हमारी शादी हो जाती, हम एक लीगल कपल हो जाते, लेकिन वो आया ही नहीं, मेरा तो सारे उम्मीद ही टूट गए। बट फिर भी एना ने हंसते मजाक करते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, थोड़ा और इंतजार सही, तड़प के बाद ही मजा आता है।
घर जाकर इन दोनों ने वो अपना फास्ट फूड खाया, हंसी मजाक करते हुए कि आज हमें बहुत ही स्पेशल खाना खाना था, स्पेशल हमारा डिनर होने वाला था, लेकिन आज हम इस ड्रेस के अंदर बैठकर फास्ट फूड खा रहे हैं। सच में बहुत अजीब है। इसके बाद कुछ हफ्ते और बीत चुके थे, बट इस बीते हुए टाइम के अंदर एना ने नोटिस किया कि वो तो अपनी शादी के लिए बार बार तैयारियां शुरू कर रही है, लेकिन विलियम ये कुछ खास अब एक्साइटेड नहीं लग रहा जितना पहले ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब इसका जो मनोबल है, जो अंदर से इसकी पावर है, वो विल पावर, वो टूटती जा रही है। बट इसके अलावा उसने एक और चीज़ नोटिस करी, और वो ये कि विलियम जहां पहले उसके साथ पूरा पूरा दिन रहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, बट इन बीते हुए हफ्तों के अंदर विलियम पूरा पूरा दिन घर के बाहर रहता, चक्कर लगाता रहता, ऊपर खड़ी खड़ी एना उसको देखती रहती, विलियम किसी से फोन के ऊपर बात करता रहता, उसके ऊपर चिल्लाता रहता। एना को ये समझ आ रहा था कि या तो विलियम मिशेल से बात कर रहा है, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है, या फिर ये विलियम किसी और से बात कर रहा है मिशेल के रिगार्डिंग। हो सकता है ये अपना जो मैटर इसका चल रहा है मिशेल के साथ, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हो। और जब भी एना विलियम से बात करने की कोशिश करती कि तुम परेशान क्यों हो, तुम किससे फोन पर बातें करते हो, तुम इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों रहते हो, तो विलियम हमेशा इस टॉपिक को बदल देता या फिर वो मना कर देता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मिशेल से बातें नहीं कर रहा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 16 अप्रैल 2017 का दिन आ चुका था, मतलब कि 3 हफ्ते बीत चुके थे जब इन लोगों ने अपनी पहली कोशिश करी थी शादी करने की। 16 अप्रैल 2017 के दिन शाम के टाइम पर विलियम नीचे वही फोन पर बात करते करते चक्कर लगाते लगाते वापस ऊपर की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया, एना ने दरवाजा खोला। एना का हाथ पकड़कर उसने पूछा कि एना, क्या तुम मेरे साथ पीछे जो जंगल मौजूद है इसमें घूमना चलना चाहोगी, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही कुछ स्पेशल बात करनी है। अब एना ऑब्वियसली कंफ्यूज कि ऐसी क्या बात करनी है जो वो कमरे में नहीं कर सकता, जंगल में जाकर उसको करनी है। बट एना का भी मन था कहीं बाहर घूमने जाने का, तो उसने मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ खाने पीने का, हम वहाँ जाएंगे, घूमते फिरते खाते पीते जो भी बात करनी है वो कर लेंगे। एना ने एक थैली के अंदर थोड़ा बहुत खाने पीने का वही पैकेट्स वगैरह रखे, सामान रखा, और ये दोनों अपने घर से निकले, पीछे जंगल की तरफ जाने लगे। रास्ते में चलते चलते विलियम ने एना को बताया कि मुझे जो अपने घर के पीछे जंगल है ना, इसके अंदर घूमना बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई मूवी देखता हूँ तो उसके अंदर खुद को फील करता हूँ, और इसी जंगल के अंदर आकर वो सारी चीज़ें मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि उस मूवी के अंदर मैं था और मैं एक दिन इस दुनिया के बहुत काम आऊँगा, इस दुनिया को बचाऊँगा। एना को भी उसकी ये बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती। दोनों बातें करते करते जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। ये दोनों जंगल की और अंदर गहराइयों में जाते जा रहे थे, बट आगे चलते चलते विलियम ने अपने चलने की स्पीड बहुत स्लो कर दी, और फाइनली एक मोमेंट पर आकर वो रुका। उसने एना का हाथ पकड़ा और एना ने अब विलियम की आंखों में देखना शुरू किया। एना समझ रही थी कि विलियम उससे कुछ बोलना चाह रहा है, तो उसने एनकरेज किया कि हाँ विलियम, बताओ तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है। तब विलियम ने बोलना शुरू किया कि एना, मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत जल्दी कर दी हमारे रिश्ते के अंदर, हमने बहुत जल्दी स्टेप अप कर दिया, और जो एंगेजमेंट हमने करी थी, जो रिंग मैंने तुमको पहनाई थी, उस एंगेजमेंट को मैं अब यहीं पर तोड़ना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये बात एना ने सुनी, ऑब्वियसली उसको इतना बुरा लगा। जहाँ वो एना बेचारी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, आने वाले टाइम में वो अपना घर बसाने की सोच रही थी, फैमिली प्लानिंग कर रही थी, यहाँ तो उसके पार्टनर ने, उसका सो कॉल्ड ये सोलमेट, ये उसकी एंगेजमेंट भी तोड़ना चाह रहा था। बिना कुछ बोले एना ने अपना हाथ विलियम से छुड़वाया और अंदर भागते हुए जंगल की गहराइयों में जा चुकी थी। इनफैक्ट इतनी गहराइयों में कि अब वो विल के सामने दिख भी नहीं रही थी। वो किस डायरेक्शन में गई है ये तो विलियम को पता था, लेकिन वो कहाँ गई है जंगल में ये उसको नहीं पता। अगला दिन आ चुका था। अगले दिन सुबह सुबह जिस टाइम पर विलियम अपने बेड पर उठा, तो उठते उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया और देखने लगा कि क्या एना का कोई मैसेज आया या नहीं आया। बट एना का कोई मैसेज नहीं था, इसलिए उसने खुद से एना को टेक्स्ट मैसेज करने शुरू कर दिए। काफ़ी सारे टेक्स्ट मैसेज कर करके उसने एना को सॉरी बोला। असल में अब इस मोमेंट पर विलियम को रिग्रेट फील हो रहा था, उसको बुरा लग रहा था कि जो डिसीजन उसने कल बताया बेचारी एना को, उससे ऑब्वियसली एना को भी बुरा लगा होगा, लेकिन अब उसे भी बुरा लग रहा है क्योंकि एना अब उसके पास नहीं है। और आने वाले तकरीबन 6 से 7 घंटों तक कंटिन्यू इस विलियम ने एना को बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज किए, जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ उससे बात करो, प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ऐसे मत जाओ, उसको ऐसे अकेला मत छोड़ो। बट एना की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया। दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके थे, लेकिन अभी भी ये विलियम कंटिन्यू एना के पास मैसेजेस करे जा रहा था, लेकिन एना की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया। तब इस विलियम को फील हुआ कि उसको कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा जिससे एना उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसने तुरंत अपनी सिगरेट की डब्बी उठाई, उसको जलाकर स्मोकिंग करते हुए अपने पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा कि ऐसा वो क्या कर सकता है जिससे एना उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और तब उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक हुआ।
उसको याद आया कि वो बहुत सारी मूवीज देखता है, साइंस फिक्शनल मूवीज, और उन मूवीज के अंदर हीरो अपनी खोई हुई चीज को पाने के लिए कुछ बहुत ही अजीब अजीब ट्रिक्स करते हैं, बहुत ही अजीब अजीब चीजें करते हैं। तो उसको लगा कि हो सकता है वो भी ऐसा कुछ चीज करे जिससे एना उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। जी हाँ, उसके माइंड में आइडिया था कि वो अगर किसी तरीके से बाबूजी बनकर अगर टाइम ट्रेवल कर ले और टाइम ट्रेवल करके वापस पिछले दिन में जाकर अपना डिसीजन जो कि उसने एना के आगे लिया था वो डिसीजन किसी तरीके से बदल दे, तो एना उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। विलियम के माइंड में आइडिया बहुत कमाल का था। उसने अपनी सिगरेट की एक और लाइट करी और तुरंत भागकर अपनी कंप्यूटर टेबल पर जाकर लैपटॉप खोलकर सर्च करने लगा कि आखिर एक टाइम ट्रैवल मशीन किस तरीके से बनाई जाती है। उसने अपनी साइड में रखी हुई स्केच बुक उठाई और जितनी भी नॉलेज उसको इस इंटरनेट से मिल रही थी कि एक टाइम ट्रैवल मशीन किस तरीके से बनाई जाती है, वो सारी नॉलेज उसने स्केच बुक पर लिखनी शुरू कर दी। इनफैक्ट जो भी आज तक अटेम्प्ट हुए थे एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाने के, वो सारे स्केच जो भी इंटरनेट पर पड़े थे उन स्केचेस को ड्रॉ करना शुरू कर दिया कि इस तरीके से एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई जाती है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आने वाले 48 घंटों तक ये विलियम कंटिन्यू इसी चेयर के ऊपर बैठकर सामने लैपटॉप के ऊपर सर्च किए जा रहा था कि किस तरीके से एक ऐसी मशीन तैयार की जाती है। उसने बहुत सारे स्केचेस भी बना लिए, 3-4 डब्बियां उसने सुट्टे की भी फूंक डाली, बहुत सारा सोडा भी उसने पी लिया, उसी टेबल के ऊपर सिर रखकर सो भी चुका था। लेकिन 48 घंटों बाद फाइनली उसके सामने एक स्केच बनकर तैयार था। उसको पता था कि इस तरीके से टाइम ट्रैवल मशीन बनाई जाती है, लेकिन उसके पास 2 चीज़ों की कमी थी। पहली, उसके पास सिर्फ एक स्केच था कि ऐसे एक टाइम ट्रैवल मशीन बनेगी और ऐसी वो दिखेगी, लेकिन उसको बनाने की चीज़ें उसके पास नहीं थी। और दूसरा, उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर वो ये टाइम ट्रैवल मशीन बना भी ले तो क्या वो सच में काम करेगी। उसको लग रहा था कि शायद ना भी करे और शायद कर जाए। उसके पास 2 चीज़ों की ऐसी भयंकर कन्फ्यूज़न उसके माइंड में चल रही थी। सो वो अपने इस आइडिया से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसको आइडिया माइंड में तो था लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। उसने वही अपनी स्केच बुक सामने दीवार पर फेंक कर मारी और आराम से चेयर के ऊपर बैठ चुका था। सोचने लगा कि आखिर वो करे तो करे क्या अब। तब उसके माइंड में दूसरा आइडिया क्लिक हुआ। उसने देखा था मूवीज़ के अंदर कि बहुत सारे लोग इस तरीके से मैजिक यूज़ करते हैं अपनी किसी भी इच्छा को परफॉर्म करने के लिए, तो क्यों ना वो भी कोई ऐसा जादू सीख ले, कोई जादू परफॉर्म करे जिससे वो एना के सामने लिए हुए डिसीजन को बदल सके। तो उसने दोबारा से अपने लैपटॉप के ऊपर सर्च करना शुरू किया कि ऐसा कौन सा मैजिक है जिसको वो परफॉर्म कर सकता है एना को वापस पाने के लिए। विलियम को लग रहा था कि उसको बस वो मंत्र चाहिए जिसको वो बोल कर पिछले टाइम में वापस जा सके और अपनी गलती को सुधार सके। ये विलियम इन चीजों के अंदर कितना ज्यादा डूब चुका था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जिस टाइम पर वो मैजिक ट्रिक्स के बारे में सर्च कर रहा था तो उसको बहुत सारे अनजान लोग मिले अलग अलग इंटरनेट फॉरम्स के ऊपर जो कि उसके जैसी ही थिंकिंग रख रहे थे, जो कि उसकी तरह ही ऐसा जादू सीखना चाह रहे थे। और ये विलियम उनके कांटेक्ट में गया, उनसे बात करने लगा पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर कि आप मुझे प्लीज़ वो मंत्र दे दीजिए, मैं अपनी आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी आत्मा भी बेच दूंगा आपके लिए, लेकिन आप प्लीज़ उस मंत्र को मुझे दे दो। इनफैक्ट जब भी उसको कोई मंत्र देता और बहुत उम्मीदों के साथ अपना फ़ोन साइड में रख के चेयर के ऊपर बहुत ही शांति से बैठकर जो भी मंत्र उस सामने वाले बंदे ने दिया था इस विलियम को, वो मंत्र जोर जोर से बोलता और मंत्र बोलने के बाद उसको उम्मीद थी कि उसके साथ कुछ अजीब सा होगा और वो पिछले टाइम में वापस चला जाएगा। लेकिन जब वो आंखें खोलता तो उसको रियलिटी हिट करती। वो अभी भी अपनी उसी कुर्सी के ऊपर बैठा था और उसका लैपटॉप अभी भी सामने चल रहा था। अभी तक टोटल 3 दिन 3 रात बीत चुके थे और वो कंटिन्यू जाग रहा था इन चीज़ों को सर्च करने के लिए, इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए या फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए। लेकिन 3 दिनों तक मेहनत करने के बाद फाइनली अब इस विलियम को समझ आ गया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये जो चीज़ें वो कर रहा था ये सिर्फ पागलपन था। इसलिए उसने अपना लैपटॉप वहीं बंद किया, अपनी सिगरेट की डब्बी वहीं पर रखी और जाकर बेड में आराम से सो चुका था। 19 अप्रैल 2017 का दिन आ चुका था और दोपहर के टाइम पर अभी भी ये विलियम बाबूजी बनकर आराम से अपने बेड में सो रहा था। तभी 19 अप्रैल को दोपहर के टाइम पर उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और जब इस नॉक की आवाज़ सुनकर विलियम की नींद खुली। वो आंखें मसलता हुआ उठा, अपना सिर दबाता हुआ मेन डोर पर गया। उसने दरवाजा खोला तो जो सामने खड़ा था उसको देखकर विलियम की नींद उड़ गई सारी। क्योंकि सामने दरवाजे पर 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे।
और उन पुलिस ऑफिसर ने सबसे पहले विलियम का उसे नाम पूछा। विलियम ने अपना नाम कंफर्म किया और नाम सुनते ही दोनों पुलिस ऑफिसर ने विलियम को कहा कि हमें आपकी एक मदद की जरूरत है, अगर आप माइंड ना करो तो प्लीज आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल सकते हो, वहां हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है और उसके बाद आप फ्री हो। विलियम को थोड़ा सा अजीब तो लगा कि आखिर ये लोग अब यहाँ क्यों परेशान करने के लिए आ गए। पहले वो 3 रातों से सोया नहीं है, उसके सिर में नींद चढ़ी हुई है, सिर दर्द उसका हो रहा है और अब इस टाइम पर ये पुलिस वाले। लेकिन उसने मना नहीं किया, कह दिया कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बताइए कैसे चलना है। तब पुलिस वालों ने उसको अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाया, उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए, इंटेरोगेशन रूम के अंदर लेकर गए और वहां उससे पूछताछ शुरू करी। पुलिस स्टेशन में लाते ही विलियम से पूछा कि क्या आपने रिसेंट डेज के अंदर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर कोई सामान वगैरह लिया था या फिर खाया था या फिर पैक कराया था। बट ये बात सुनते ही, ये सवाल सुनते ही विलियम का भी माइंड ऐसे हो गया कि यार तुम मेरे को वहां से यहाँ तक ये उठाने के लिए लाए हो कि क्या मैंने कहीं रेस्टोरेंट के अंदर कोई फास्ट फूड खाया नहीं खाया। बट सामने बैठे दोनों पुलिस ऑफिसर वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे अपने सवाल को लेकर और उन्होंने दोबारा से विलियम से पूछा कि क्या आपने कहीं खाया या नहीं खाया, बस ये बता दो। पलट कर विलियम ने कहा कि हाँ मैंने खाया है, मैंने मैकडी में भी खाया था, मैंने KFC में भी खाया था, दोनों में ही खाया था। बट क्या वहाँ पर ऐसे खाना खाना गुनाह हो गया जो आप मुझे यहाँ उठा कर लाए ऐसे। तब पुलिस वालों ने कहा कि हमारे लिए आपका एक किसी रेस्टोरेंट के अंदर फास्ट फूड खाना बहुत मैटर करता है। जी हाँ, असल में जब ये विलियम मिशेल के घर में रहा करता था तब उस टाइम पर इस मिशेल का सिर्फ क्रश नहीं था विलियम के ऊपर, बल्कि इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध चल रहा था आपस में, उसी घर के अंदर रहते हुए जिसके अंदर मिशेल का पति भी इनके साथ रह रहा था। इनफैक्ट इनके इस संबंध को, इनके रिलेशनशिप को चलते हुए 2 सालों के आसपास का टाइम बीत चुका था और इन 2 सालों में विलियम हमेशा मिशेल को बस यही कहता कि तुम अपने हस्बैंड को तलाक दे दो, इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालो और तब हम शादी कर लेंगे। मिशेल पलटकर यही कहती कि मैं खुद यही चाहती हूँ, मैं खुद उसको तलाक देना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे एकदम से नहीं दे सकती, ऐसे अचानक से नहीं। इनफैक्ट मिशेल ने खुद के प्यार को प्रूव करने के लिए इस विलियम को खुद की शादी की, जो खुद की शादी इसने अपने पति से की थी, उसकी शादी वाली रिंग निकाल कर सीधा इस विलियम को दे दी और उसकी उंगली में पहना दी कि ये लो, ये मेरी रिंग पकड़ो और ये रिंग तुम मुझे वापस तभी पहनाना जब हमारी शादी हो जाएगी। विलियम इस रिंग को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और वेट कर रहा था कि कब मिशेल अपने पति को छोड़कर उसके साथ शादी करेगी। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, विलियम इंतजार कर रहा था कि वो दिन कब आएगा, लेकिन एकदम से विलियम को फील होने लगा कि इतना टाइम बीत चुका है, अभी तक मिशेल ने अपने पति को तलाक नहीं दिया और अगर वो तलाक नहीं देगी तो वो अपना घर कैसे बसाएगा। असल में इस विलियम को एक पत्नी और उससे अपने बच्चे चाहिए थे, इसको अपनी फैमिली चाहिए थी, लेकिन मिशेल के साथ रहते हुए वो सिर्फ टाइम पास हो रहा था। ना तो मिशेल उसको बच्चे दे पा रही थी, ना ही उसके साथ फैमिली बना पा रही थी। और सिर्फ इसलिए एक फैमिली को बनाने के लिए ये विलियम डेटिंग वेबसाइट के ऊपर गया, वहाँ उसने अपना अकाउंट बनाया और इसी डेटिंग वेबसाइट के ऊपर उसको रशिया की एना रैपकिना मिली। दोनों ने आपस में बातें करी। जनवरी 2017 में एना रशिया से उड़कर इस विलियम से मिलने के लिए यहाँ अमेरिका ओरेगन में पहुंची और यहाँ इस विलियम ने उस दिन जब सुबह सुबह एना रैपकिना की फ्लाइट थी और उसके सामने वो चक्कर लगा रहा था, बहुत ही एंशियसली, बहुत ही नर्वसली वो उसको प्रपोज करना चाह रहा था। और फाइनली जब उसने प्रपोज किया, खुद नीचे घुटनों पर बैठकर एक रिंग निकाली, ज्वेलरी बॉक्स निकाला और सामने एना रैपकिना के किया और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एना ने हाँ में जवाब दिया। वो अंगूठी निकाल कर इस विलियम ने एना को पहनाई। वो अंगूठी कोई और नहीं बल्कि मिशेल की अंगूठी थी, जो कि उसने विलियम को दी थी एक प्रॉमिस के लिए, एक प्यार के लिए कि जब भी मेरी और तुम्हारी शादी होगी तो मुझे यही अंगूठी पहनाना। बट इस विलियम ने वो अंगूठी एना रैपकिना को पहना दी, जिसके बाद एना रैपकिना यहाँ से उड़कर वापस रशिया जा चुकी थी। लेकिन रशिया में जाते ही उसने अपनी फ़ोटोज़ जो क्लिक करी थी अमेरिका में रहते हुए विलियम के साथ, वो फ़ोटोज़ अपलोड करनी शुरू कर दी। और उन्हीं में से एक फ़ोटो में इस मिशेल ने रिंग देख ली कि एना रैपकिना के हाथों के अंदर ये रिंग, ये तो मैंने दी थी इसको, विलियम को, ये उसने उसको चिपका दी, ये तो मेरे को पहनाने वाला था लेकिन ये तो एना को पहना दी। इसी पॉइंट से मिशेल के मन के अंदर वो गुस्सा फूट पड़ा और जब मार्च 2017 में दोबारा से एना रैपकिना रशिया से उड़कर अमेरिका वापस आई और जब ये दोनों उस घर के अंदर एंटर कर रहे थे, तब सामने मिशेल बहुत ही गुस्से में खड़ी थी कि उसको पता था कि अब एना आने वाली है और अपना गुस्सा निकालने का अब परफेक्ट टाइम है। विलियम का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ अंदर लेकर गई। विलियम ने एना को कहा था कि तुम ऊपर चलो, सूटकेस लेकर मैं अभी आ रहा हूँ। तो अंदर ले जाकर मिशेल ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा इस विलियम से कि तुमको
चूज करना होगा या तो मैं या फिर एना। लेकिन उस टाइम पर ये विलियम चूज नहीं कर पाया, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था और इसी बात से गुस्सा होकर इस मिशेल ने एना और विलियम दोनों को ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेशक इस मिशेल ने एना और विलियम दोनों को घर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन ये एना के ऊपर गुस्सा और विलियम के लिए अपना प्यार ये दोनों ही नहीं भूल पा रही थी। बेशक ये एना को बहुत गंदी गंदी गालियां देती, उसको डेथ थ्रेट्स देती और बार बार बोलती कि विलियम तुमसे पहले मेरा है, विलियम के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, हमने बहुत कुछ किया है, तुम इसके साथ खुश नहीं रह पाओगी, वो सब कुछ बोलती। बट विलियम वो सब कुछ मना कर देता है एना को कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब घर के बाहर घूम घूम कर सुट्टा पीते पीते फोन पर बात करता रहता, ऊपर से एना देखती रहती कि विलियम किसी से बात कर रहा है, किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा हो रहा है। उस टाइम पर एना बिल्कुल ठीक थी। ये विलियम उस टाइम पर मिशेल के साथ ही बात कर रहा था, उससे अपना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, बट ये सॉर्ट आउट कर ही नहीं पा रहा। ये अभी भी कंफ्यूजन में था कि वो किसके साथ रहना चाहेगा, किसके साथ अपनी जिंदगी बसाएगा। और ताकि थोड़ा और टाइम मिल सके, इस विलियम ने एना से झूठ बोला अपनी शादी के लिए। वो जो उस दिन एना और विलियम दोनों तैयार होकर गए थे, वो ड्रेसेस अच्छी सी डालकर उस बीच पर गए थे, वहाँ इन दोनों का दो दोस्त भी आए थे और ये चारों लोग मिलकर ऑफिशिएंट की वेट कर रहे थे शादी करवाने के लिए। लेकिन उस दिन इस विलियम ने कुछ भी प्लान नहीं किया था, ना ही किसी ऑफिशिएंट को बुक किया था कि आकर हमारी शादी करवा दे, ना ही कुछ और। ये सिर्फ और सिर्फ नाटक था कि वहाँ तक वो एना को लेकर जाएगा ताकि एना को लगे कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ऑफिशिएंट नहीं आया ताकि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए। साइड में जाकर ये सिर्फ गुस्सा होने का नाटक कर रहा था, किसी से फ़ोन पर बात करने का नाटक कर रहा था और आकर उसने एना और बाकी दोस्तों को बता दिया कि नहीं, ऑफिशिएंट नहीं आ रहा। और एना ने कह दिया कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी दोबारा से शादी का प्लान कर लेंगे। जिसके बाद दोबारा से एना बेचारी शादी के लिए तैयारियां करने में लगी हुई थी, लेकिन ये विलियम ये कुछ और ही सोच रहा था। सो फाइनली 16 अप्रैल 2017 का दिन आ चुका था और अब इस विलियम ने डिसाइड कर लिया था कि उसको किस महिला के साथ अपनी ज़िंदगी बसानी है, और वो महिला थी मिशेल। जी हाँ, इसने अपने माइंड में बना लिया कि हाँ, मुझे मिशेल के साथ रहना है, लेकिन एना से छुटकारा पाना पड़ेगा। सो इसीलिए ये उसी दिन विलियम अपने साथ एना को जंगल के अंदर लेकर गया और वहाँ जाकर अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की बात कही। बेचारी एना अंदर से टूट गई, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उससे गुस्सा होकर वो वहाँ से अंदर की तरफ भाग गई उस जंगल के अंदर। लेकिन ये पीछे खड़ा खड़ा विलियम बस देखता रहा कि वो कहाँ जा रही है। और जब फाइनली एना उसकी आंखों के आगे से गायब हो गई, ये विलियम घूमा, वापिस अपने घर आया। घर के बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में से अपनी दोनाली बंदूक को अपने कंधे पर टांग कर वापिस उस जंगल के अंदर गया और अंदर डीपली जाता रहा। और फाइनली उसको एक पेड़ के पास बेचारी एना रोती सुबकती हुई दिखाई दी। बेशक इसने एना को पीछे से आवाज़ तक नहीं लगाई, एना की कमर उसको पीछे से दिख रही थी, एना का मुंह सामने की तरफ था और पीछे से चुपके से ये विलियम वहाँ तक पहुँचा। अपनी बंदूक उसने निकाली और पीछे से ही एना के सिर में 2 शॉट्स फायर कर दिए। एना को तो कुछ सोचने समझने का या फिर पूछने का मौका तक नहीं मिला, विलियम ने उसकी पहले ही जान ले ली। और यहाँ 2 शॉट्स फायर करके तुरंत विलियम उस जंगल से भागा, अपने घर में गया और जितना भी एना का सामान था वो सारा एक बैग के अंदर डाला उसने। बड़ा सारा बैग वो घसीटते हुए नीचे लेकर आया, अपनी गाड़ी के पास रुका, गाड़ी में भी जितना एना से रिलेटेड सामान था वो सारा निकाल कर उसने उसी बैग के अंदर ठूसा और उस बैग को लेकर सीधा वापस जंगल में गया, उसकी बॉडी के पास गया और बॉडी के पास उस बैग का सारा सामान वहीं खाली कर दिया। सारा सामान वहाँ गिराकर उस खाली बैग को वापस लेकर विलियम अपने कमरे में आकर सो चुका था। अगले दिन सुबह सुबह जब आसपास के लोग इस जंगल के अंदर अपने पशुओं को घुमाने के लिए पहुंचे, कुछ लोग कुत्ते यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए थे और बहुत सारे लोगों के पालतू कुत्ते उनसे छुड़वा कर सीधा इसी मौके वाली जगह पर पहुंचे, क्योंकि उनको सुगंध आ चुकी थी किसी की लाश की। और जैसे ये लोग यहाँ पर पहुंचे, उनके मालिक भी पहुंचे और जब मालिकों ने देखा कि एक लाश पड़ी, आसपास में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, पुलिस वालों को मौके पर बुलाया और पुलिस वालों ने जब इस लाश के साथ सारे सामान की जांच करी तो उसके अंदर एक फास्ट फूड की थैली भी मौजूद थी। उस फास्ट फूड की थैली के अंदर कुछ खाया पिया फास्ट फूड था और उसके बचे हुए जो पत्तल होते हैं वो उसके अंदर थे, डिस्पोजल्स वगैरह, और उन डिस्पोजल्स के साथ एक बिल भी था। जी हाँ, ये बिल किसी और का नहीं बल्कि मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का था। और ये रेस्टोरेंट का बिल तब का था जब ये लोग शादी के लिए, पहली बार शादी के लिए, अपनी फेल्ड शादी के लिए गए थे और रास्ते में जब ये वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में एक मैकडी पर रुके थे और मैकडी में जब उसने सामान लिया होगा विलियम ने, तो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम वगैरह सब कुछ बताया होगा उनको
और उसी बिल के ऊपर उसकी सारी डिटेल लिखी हुई थी। ये बिल के साथ वापस गाड़ी में आकर बैठे। उन्होंने खाना पीना खाकर बजाय कहीं और फेंकने के, और विलियम ने भी ध्यान नहीं दिया बाद में, ये बिल अभी भी इसी गाड़ी के अंदर था। और जैसे विलियम ने वो सारा सामान डंप किया एना का, बिल भी उसी सामान के साथ इसी बॉडी के पास डंप हो गया। और जब पुलिस वालों ने इस बिल को देखा तो सीधा इसके घर पहुंच चुके थे। लेकिन जिस टाइम पर ये बॉडी मिली थी उसी टाइम पर ये विलियम खुद अपने बेड में उठा और एना को टेक्स्ट मैसेज करने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि जब बाद में पुलिस वाले उसे पूछेंगे तो वो खुद दिखा सके कि मैंने तो खुद मैसेजेस किए हुए हैं एना को, लेकिन एना का ही नहीं पता। दूसरी बात, जब वो मैसेजेस कर रहा था एना को, ये सारे सॉरी वाले, गलती वाले, प्लीज़ वापस आ जाओ, ये सब कुछ लिख रहा था बाबूजी बनकर, उसी टाइम पर इसके माइंड में ऐसा सडन बदलाव सा हुआ कि इसको गिल्ट फील होने लगा। इसको लगने लगा कि उसको किसी तरीके से एना को वापस लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन किस तरीके से? तो इसका जवाब था टाइम ट्रैवल करके। उसने वो टाइम ट्रैवल वाली वो सारी मशीन बनाने की कोशिश करी, वो स्केच बनाए, वो सारे आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दूसरा, उसने फिर वो मैजिक ट्रिक्स के बारे में पता किया कि ऐसा कोई जादू हो जिससे वो पिछले टाइम में जा सके और एना के मर्डर को खुद के हाथों से रोक सके, लेकिन वो भी काम नहीं किया। इस मोमेंट पर सच में इस विलियम को लग रहा था कि उसने गलत डिसीजन लिया। उसको बजाय मिशेल के एना को चूज करना चाहिए था, उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। खैर, पुलिस वालों ने इस विलियम को अरेस्ट कर लिया और जनवरी 2020 में इसके ऊपर चल रहे मुकदमे के अंदर सजा का ऐलान हुआ। जी हाँ, इस विलियम मार्ग्रोव को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। 40 सालों तक तो वो जेल में रहेगा, उसके बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात की बात है। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है, और अपने कुछ बहुत ही खास प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे बर्थडे के ऊपर नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप मुझे पर्सनली भी विश कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातें करके। इसी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, जहाँ पर मैं फोटो से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जिम्नो को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।